इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी और इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी मेरे दोस्तों, और जैसा कि आज शनिवार है और शनिवार को बारी होती है जिला दर्शन की, तो आज हम बात करेंगे जिला दर्शन में उस जिले की जो राजस्थान की राजधानी है, उस जिले की बात करेंगे जहां से पूरे राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। और हम बात करेंगे आज जयपुर की। और यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस पटवार ग्राम सेवक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या आरएस और एसआई की, तो आप एकदम सही जगह पर हो। और उम्मीद करता हूं आप बड़े मनोयोग के साथ क्लास लेते होंगे और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और सबसे पहले वो मोटिवेशनल थीम जो आपको इस 1 घंटे के दौरान मोटिवेट रखेगी, आपको पढ़ने में आपका जज्बा आपका बढ़ाए रखेगी। अब देखो यहां से सबसे पहले अपना मोटिवेशनल थीम है, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं करते। हाँ जी मेरे दोस्तों, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना है, हमेशा हमें हाई, अपनी जो मंजिल है, हमारा लक्ष्य है वो बड़ा होना चाहिए। और हमें तब तक नहीं रुकना है, तब तक हार नहीं माननी है, तब तक थक कर नहीं बैठ जाना है जब तक कि हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। क्योंकि वो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, तो उसे हासिल करने का जो जिम्मेदारी है, उसे हासिल करने का जो लक्ष्य है वो भी हमारा ही होना चाहिए। तो लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपना हार्ड मेहनत करो, उसके अनुसार अपनी मेहनत रखो, उसके अनुसार हौसले रखो। और जब तक उसे पा नहीं लो तब तक आराम से चैन की सांस मत लेना। हाँ जी, अब देखो दोस्तों, यहां से शुरुआत करते हैं जिला दर्शन की। और आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे जयपुर की। जिला दर्शन में आज हम चर्चा करेंगे जयपुर की। अब जयपुर की बात करें तो हम जयपुर के इतिहास की भी बात करेंगे, तो जयपुर की भौगोलिक दशाओं की भी बात करेंगे, तो जयपुर में आयोजित होने वाले बहुत सारे जो महोत्सव हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो जयपुर के जो पर्यटन स्थल हैं, दुर्ग हैं, मंदिर हैं, या इसके अलावा इस जयपुर से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से रिलेवेंट इस जो जयपुर की इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल और कल्चरल जितने भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सब का एक साथ संकलन होगा मेरे दोस्तों। तो बड़े मनयोग के साथ पढ़ना है इसको। अब देखो यहां से सबसे पहले यदि हम बात करें जयपुर के इतिहास की बात करते हैं तो बड़ा छोटा सा इतिहास आता है। ऐसा नहीं कि इतिहास छोटा है, इतिहास यहाँ पर बहुत सारे शासक आए थे, राजस्थान की राजधानी थी जो जयपुर जो था, जयपुर प्रदेश हुआ करता था और इसका इतिहास बड़ा उज्जवल है। लेकिन इसके निर्माण की दृष्टि से बात करें तो इसका इतिहास बड़ा छोटा सा आता है। यदि हम बात करें यहाँ से जयपुर की, तो ये जो अपना प्रदेश आता है ये प्रदेश है जयपुर। और इस प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र आता है इस क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढ क्षेत्र। तो जयपुर की बात करें ये ढूंढ क्षेत्र का इलाके में आता है, ढूंढ क्षेत्र में आता है। क्यों आता है ढूंढ क्षेत्र के अंदर? क्योंकि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती है और वो जो नदी है जिसके कारण से जयपुर और दौसा का जो एरिया है उसे कहा जाता है ढूंढ प्रदेश। और यहां पर जो बोली जाती है उसे भी कहा जाता है ढूंढाड़ी भाषा, इस ढूंढ नदी के कारण से। तो ढूंढ प्रदेश का जिला है जयपुर। और यदि हम जयपुर की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके पुराना नाम। और इसका पुराना जो नाम आता है ये आता है जयनगर। सबसे पहले इसका पुराना नाम था जयनगर। और इस जयपुर की यदि स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है ये की गई थी 18 नवंबर। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई थी मेरे दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जयपुर की स्थापना कब हुई, तो 18 नवंबर 1727 की इसकी नींव रखी गई थी स्थापना के लिए। और रखी किसने थी? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? जयपुर। और सवाई जयसिंह की बात करें तो ये कच्छावा वंश के शासक थे, कच्छावा वंश के शासक थे। इनके द्वारा 18 नवंबर 1727 को इसकी नींव रखी गई थी। एक चीज और याद रखना, ये जो जयपुर था यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें, क्योंकि ये जो शहर है ये 90 डिग्री के इसमें जितनी भी सड़कें हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, या कहें कि सही सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर है। अर्थात ये कहें कि सही तरीके से व्यवस्थित शहर की कैटेगरी में आता है। तो इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके जो वास्तुकार आते हैं यदि हम उनकी चर्चा करें तो वो आ जाते हैं विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य
चार्य जो है वो इसके वास्तुकार आते हैं मेरे दोस्तों। तो यहां से कई बार पूछा जाता है पुराना नाम, स्थापना कब हुई और इसके वास्तुकार कौन है, तो वो आते हैं विद्याधर भट्टाचार्य जी। ये तो था इनका इतिहास, इनकी स्थापना से संबंधित। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, एक आता है, अपन बात करें इसके उपनाम। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि जयपुर के उपनाम क्या क्या आते हैं, इस प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है। हाँ जी, बहुत सारे नाम आते हैं यहां से। एक तो एक बार राजू, हमारी जो सोनूरी टीम है, एक बार आना, एक बार, कुछ टेक्निकल थोड़ी सी इश्यू है। हाँ जी, अब देखो यहां से यदि इसके उपनाम की बात करें तो एक तो इसे कहा जाता है भारत का पेरिस, एक तो इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों भारत का पेरिस कहा जाता है। इसकी जो वैभवता है, वैभवता के कारण इसे कहा जाता है भारत का पेरिस। एक इसे कहा जाता है गुलाबी नगरी, क्या बोलते हैं इसको, गुलाबी नगरी, या हम बोलेंगे इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। हाँ जी, पिंक सिटी भी कहा जाता है। और सबसे पहले जो पिंक सिटी की बात करें वो इस कहा था स्टेनले रीड, जो व्यक्ति था स्टेनली रीड एक व्यक्ति था, इसने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था। इसके अलावा इसे कहा जाता है दूसरा वृंदावन, दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। एक इसे कहा जाता है दूसरी काशी भी कहें, या राजस्थान की दूसरी काशी, राजस्थान की दूसरी काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा और हम बात करें कि और क्या कहा जाता है, तो एक इसे कहा जाता है रतन नगरी कहा जाता है, और एक यहां पर इसे कहा जाता है हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, हेरिटेज सिटी। इसके अलावा ये जो जयपुर है, इसे जयपुर की बात करें इसे वैभव नगरी भी कहा जाता है, वैभव नगरी, या इंग्लिश की बात करें तो इसे कहा जाता है आइलैंड ऑफ गैलरी, आइलैंड ऑफ गैलरी की बात करें, आइलैंड ऑफ गैलरी। और ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किसने कहा, तो ये कहा था सीवी रमन के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा आइलैंड ऑफ गैलरी का दर्जा दिया गया था मेरे दोस्तों। तो कई उपनाम आ जाते हैं, भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, और सबसे पहले पिंक सिटी स्टेनली रीड ने कहा था, दूसरा वृंदावन राजस्थान की दूसरी काशी, रतन नगरी की बात करें हेरिटेज सिटी कहा जाता है, वैभव नगरी, और आइलैंड ऑफ गैलरी की बात की जाती, जो कहा था मेरे दोस्तों किसने, सीवी रमन ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। इसके अलावा अब यदि हम बात करें यहां से, अब हम बात करें जयपुर की थोड़ी सी और विशेषताओं की बात करें, तो ये जो जयपुर है यहां पर परिवहन कोड की बात करें, जयपुर का जो परिवहन कोड है ये एक तो आता है RJ14 और एक आता है RJ45। दो परिवहन कोड आते हैं जयपुर के, RJ14 और RJ45। इसके अलावा एक यदि हम बात करें जिले के शुभंकर की बात करें, शुभंकर की, शुभंकर किसे बनाया गया है, तो इसका शुभंकर आता है मेरा दोस्तों चित्तल जो है इसे शुभंकर बनाया गया है। एक और याद रखना, इस जयपुर की कई विशेषताएं आती हैं। एक विशेषता की यदि हम बात करें तो यहां से देखना, ये 9 वर्गों में बसा शहर है, 9 वर्गों में बसा हुआ शहर है मेरे दोस्तों। हाँ जी, एक और याद रखना यहां से, ये 90 डिग्री कोण के सिद्धांत पर बसा हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है कि 90 डिग्री के सिद्धांत पर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो 90 डिग्री के सिद्धांत पर बसा हुआ शहर आता है जयपुर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो जयपुर है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 9 जो सड़कें हैं वो इस प्रकार से हैं, 9 सड़कें तो इस प्रकार से हैं, और 9 ही सड़कें जो हैं वो इस प्रकार से बनी हुई हैं, इस प्रकार से 9 सड़कें बनी हुई हैं और आपस में काटती हैं, और हर एक सड़क जो हो 90 डिग्री के एंगल पर काटता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये 90 डिग्री के सिद्धांत पर बसा हुआ है, ये 90 डिग्री के सिद्धांत पर बसा हुआ है मेरे दोस्तों। इसके अलावा अब ये जो जयपुर था, इस जयपुर की बात करें तो जयपुर के 7 दरवाजे हैं, इस जयपुर के 7 दरवाजे आते हैं। 7 दरवाजों का मतलब है कि पहले जो शहर था ये पूरा का पूरा परकोटे में था, क्योंकि मैदानी भाग था, इस मैदानी क्षेत्र में जो आक्रमण होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती थी, इसलिए पूरे शहर को परकोटे में बंद किया गया था, और इससे बाहर जाने के लिए 7 दरवाजे थे। यदि आप लोग भी कभी जयपुर गए होंगे तो देखा होगा, नाम सुना होगा अजमेरी गेट। हाँ जी, अजमेरी गेट। ऐसे तो इसके ऊपर 7 दरवाजे थे। कौन कौन से थे 7 दरवाजे, एक तो था अजमेरी गेट,
अजमेरी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा कहा जाता है। एक आ जाता है सांगानेर दरवाजा, एक आता है सांगानेर दरवाजा, एक आता है चांदपोल दरवाजा, एक आता है सूरजपोल दरवाजा, एक आता है न्यू दरवाजा और एक आ जाता है ध्रुव दरवाजा। एक आता है मेरे दोस्तों ध्रुव दरवाजा। तो 7 दरवाजे आते हैं, अजमेरी दरवाजा, सांगानेर दरवाजा, चांदपोल, सूरजपोल, न्यू दरवाजा और ध्रुव दरवाजा। ये इसके 7 दरवाजे हैं। तो यहां से पूछे जाते हैं, ये भी यहां से अब आ जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां से आगे देखो। अब यदि हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं यहां से कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति की यदि हम चर्चा करें कि सर ये वर्तमान में कहां पर आता है, तो यदि वर्तमान की चर्चा करें और भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो सबसे पहली चीज ये आता है जयपुर संभाग के अंदर। ये जयपुर संभाग का पार्ट है और राजस्थान की राजधानी भी कहां पर स्थित है, इसी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी इसी जयपुर शहर में स्थित है। अगली चीज, ये जो जिला कब बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय इसके जिले बन गए थे। तो 1 नवंबर 1956 को ये जिले के रूप में दर्जा दे दिया गया था यहां से। और एक यदि हम बात करें इसकी सीमा रेखा की, हर एक बिंदु को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। एक हम बात करें सीमा रेखा की, तो सीमा रेखा का मतलब है किन किन राज्यों से सीमा लगती है और किस राज्य, कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगती है। अब सबसे पहले यदि अपन बात करें राज्य की, तो एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है और वो राज्य आता है हरियाणा मेरे दोस्तों। हाँ जी। और यदि हम जिलों की बात करें तो देखो इस मैप में आपको पता भी लग जाएगा, सीकर है, नागौर है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर। तो यहां से देखो सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और जो अलवर है, इन जिलों के साथ इनकी सीमा लगती है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं किस राज्य, किस जिले की सीमा किसके साथ लगती है या नहीं लगती, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग नोटिस कर लेना। इसके अलावा यदि हम यहाँ की जलवायु की बात करें, यदि हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो सबसे पहली चीज यहां पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। और यहां पर यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहां पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो है ये कच्छारी मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। हाँ जी, हल्की काली मिट्टी होती है कच्छारी मिट्टी और इस क्षेत्र में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा 1-2 बिंदु और हम चर्चा करें इस जयपुर के साथ, भौगोलिक के साथ ही यदि हम चर्चा करें यहाँ पर नदी की कि इस जयपुर में नदी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर 3-4 नदियां भी आती हैं। कौन कौन सी? एक तो नदी आती है बाणगंगा नदी, एक तो आ जाती है मेरे दोस्तों बाणगंगा नदी की बात करें और इसके साथ आपको कई बिंदु याद रख सकते हो। इस बाणगंगा नदी की बात करें बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन इस जयपुर के सापेक्ष हम बात करें यहां से तो एक तो याद रखना इस बाणगंगा की बात करें, इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को एक तो कहते हैं अर्जुन की गंगा और एक इसे कहा जाता है रुंडित नदी भी कहा जाता है इसको, बाणगंगा नदी को। और इस नदी के ऊपर यहां पर एक बांध बना हुआ है। बांध की बात करें तो एक तो आ जाता है यहां पर जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ जो बांध है तो ये बना हुआ है जयपुर के अंदर मेरे दोस्तों। इसके अलावा ये जो बाणगंगा नदी है इसके ऊपर एक ये जमुआ रामगढ़ बांध तो जयपुर में है और एक इसके ऊपर बांध आता है माधो सागर बांध, एक बांध आता है माधो सागर बांध और ये आता है दौसा के अंदर। माधो सागर बांध कहां पर आता है? दौसा में। तो नदी की बात करें एक तो आ जाती है बाणगंगा नदी, इसके अलावा और हम बात करें एक यहां पर आती है ढूंढ नदी, एक नदी आती है ढूंढ नदी। हाँ जी, और इसी ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर और इसी ढूंढ नदी के कारण इसे कहा जाता है ढूंढाड़ प्रदेश और इसी ढूंढ नदी के कारण यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे कहा जाता है ढूंढाड़ी भाषा। इसके अलावा एक यहाँ पर नदी आती है साबी नदी,
एक नदी आती है मेरे दोस्तों साबी नदी। हाँ जी, साबी नदी भी यहाँ पर आती है, तो एक हो जाएगी साबी नदी। इसके अलावा एक नदी और बताता हूं आपको, यहां से एक नदी आती है द्रव्यवती नदी। यहां पर समझना इस बात को कि इस जयपुर के अंदर एक सांगानेरी नाला था, सांगानेरी नाला था, और 2015-16 के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा उसकी सफाई का प्रोजेक्ट चलाया गया, और जो सांगानेरी नाला था उसका नाम कर दिया क्या, द्रव्यवती नदी। तो एग्जाम में पूछा जाए कि द्रव्यवती नदी का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध आता है जयपुर जिले से। तो ये प्रमुख नदियां आती हैं, यहाँ पर बाणगंगा नदी आती है, ढूंढ नदी आती है, साबी और द्रव्यवती। इसके अलावा डाई भी आती है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख नदियां आती हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलें, अब हम बात करते हैं यहां पर प्रमुख त्योहार। और हाँ, अमली शाह का जो आमीन शाह का जो नाला था, सांगानेरी नाला जो गंदा हो गया था, अब उसे क्या कर दिया गया है, द्रव्यवती नाला, उसकी सफाई की बात की गई है मेरे दोस्तों। वेरी गुड। अब यदि हम बात करें यहां पर आयोजित होने वाले उत्सवों की बात करें कि जयपुर में कौन कौन से उत्सवों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये भी यहां से कल्चर के साथ के जोड़ करके एग्जाम में कई बार सीधे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से देखो, अब यहां पर बात करें, जैसे एक तो आ जाता है यहां पर, एक तो आ जाता है यहां पर गणगौर महोत्सव, एक तो आ जाता है यहां पर गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है कि जयपुर के अंदर एक तो गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये किया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल जो तीज होती है उस दिन गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक यहां पर आता है हाथी महोत्सव, यहां पर आता है हाथी महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन है ये राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। और सामान्य तब कब, तो ये यदि हम बात करें तो जो फागुन आता है, फागुन पूर्णिमा को, फागुन की जो पूर्णिमा आती है उस फागुन पूर्णिमा को हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। और यदि अंग्रेजी महीनों की बात करें तो सामान्यतः फरवरी और मार्च में, सामान्यतः फरवरी या मार्च के महीने में हाथी महोत्सव का यहां पर आयोजन किया जाता है राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके अलावा यहां पर तीज महोत्सव का भी आयोजन होता है। जयपुर का तीज महोत्सव जो है ये भी फेमस है, और इसका आयोजन भी राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। और तीज महोत्सव की बात करें तो ये जो आयोजन है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल जो तृतीया होती है उस दिन तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये भी जयपुर का फेमस है। इसके अलावा मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य के ऊपर प्रति वर्ष 14 जनवरी को जयपुर में पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो ये भी याद रखना, जयपुर का पतंग महोत्सव भी फेमस है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो प्रति वर्ष 14 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको यहां से याद रखने प्रमुख महोत्सव है पर्यटन विभाग के द्वारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहां से महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करें। अब हम बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की बात करें। यदि हम बात करें अब प्रमुख मंदिर की, जयपुर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हाँ जी, बात करें यहां से सबसे पहले शाकंभरी माता की बात करें, जयपुर में सांबर जयपुर के अंदर आ जाती है शाकंभरी माता। और यहां पर बात करें तो यहां पर मेला भी लगता है, शाकंभरी माता का मेला लगता है। प्रमुख मंदिर है तो शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर जयपुर में, और यहां पर मेला भी लगता है। और मेला लगता कब है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल जो अष्टमी है उस दिन यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। एक हम बात करें यहां से, एक आ जाता है यहां पर गलताजी, एक यहां पर आता है मेरे दोस्तों गलताजी, धार्मिक दृष्टि से ये भी फेमस है। और गलताजी की बात करें, यदि हम बात करें किसकी, गलताजी की, तो इनको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। यहां पर वर्तमान में बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। एक और याद रखना, यहां पर
नंदी जो संप्रदाय है, रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी पीठ स्थित है कहां पर, इसी गलता जी के ऊपर। और एक इसे आता है कि इसे राजस्थान की छोटी काशी भी कहते हैं, राजस्थान की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो गलता जी भी यहाँ का प्रमुख मंदिर आता है और एग्जाम में पूछा गया हुआ है कई बार, मंकी वैली कौन सी है या राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा जाता है। एक यहां पर आ जाता है बिड़ला मंदिर। हाँ जी मेरे दोस्तों, बिड़ला मंदिर की बात करें, अपने आप में देखने में इसकी शोभा बढ़ती है। ये पहला वातानुकूलित या कहें कि एसी वाला मंदिर है, बिड़ला मंदिर वातानुकूलित मंदिर है। और इस मंदिर की बात करें बिड़ला मंदिर की, तो इसका निर्माण जो है ये हिंदुस्तान, इसका निर्माण जो है ये हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। इसका जो निर्माण है ये हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि बिड़ला मंदिर कहां पर है, तो जयपुर के अंदर है। इसके अलावा हम और बात करें, एक यहां पर आ जाता है मेरे दोस्तों एक यहां पर देवयानी तीर्थ की बात की जाती है। एक यहां पर आता है देवयानी तीर्थ की बात करें। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देवयानी तीर्थ। और ये देवयानी तीर्थ जो है ये सांबर के अंदर है। देवयानी तीर्थ की बात करें, सांबर जयपुर के अंदर है। और यहां पर इस देवयानी तीर्थ की बात करें तो इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो ये भी यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से। तो यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर हो जाता है, गलता जी का मंदिर हो जाता है, एक हम बात करें यहां से बिड़ला मंदिर आ जाता है, एक देवयानी तीर्थ आ जाता है जिसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। और आगे बढ़ते हैं और इस जयपुर की और वैभव की बात करें सर, और क्या आता है यहां से। इसके अलावा यदि हम और यहां पर बात करें तो इसके अलावा यदि हम यहां पर और चर्चा करें तो एक मंदिरों की बात करें, एक अपन बात करते हैं यहां पर कुछ मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर। एक आता है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर की भी बात की जाती है। हाँ जी, ये है जगत शिरोमणि मंदिर। ये भी अपने आप में अपनी एक वैभव रखता है। और जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें ये आमेर के अंदर है, आमेर के अंदर है। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इसके गर्भ में जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की वो मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए इसको कहा जाता है मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें यहां से कि और क्या आता है तो एक यहां पर आता है गणेश मंदिर। एक अपन बात करें यहां से गणेश मंदिर की भी बात होती है। एक अपन बात करें यहां से गणेश मंदिर की बात करें, गणेश मंदिर की बात करें, एक आता है गणेश मंदिर मेरे दोस्तों। हाँ जी, गणेश मंदिर की बात करें यहां पर गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। इसके अलावा एक हम बात करें जमुआई माता का मंदिर, एक आ जाता है जमुआई माता का मंदिर। यदि हम जमुआई माता की बात करें यहां पर एक आ जाता है जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता का मंदिर भी आता है। और जमुआई माता की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो कच्छावा वंश की जो है, कच्छावा वंश उनकी कुल देवी है, कच्छावा वंश की कुल देवी मानी जाती है मेरे दोस्तों। यहां से अब यहां से गणेश मंदिर की बात करें, जो गणेश मंदिर है वो ये है, यहां पर है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर की बात करें ये है गणेश मंदिर की बात करें यहां से ये हो जाता है अपना गणेश मंदिर। और ये है गोविंद देव जी का मंदिर, ये आता है गोविंद देव जी का मंदिर, ये है गोविंद देव जी का मंदिर। तो जयपुर के ये कुछ स्थान फेमस है मंदिर, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर हो गया। गणेश मंदिर का जो मंदिर है मोती डूंगरी, गणेश मंदिर जो है मोती डूंगरी पर है। और अपने यहां पर जो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी को यहां पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहां पर जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर महल के अंदर की बात करें, आमेर के किले में, और इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और एक यहां पर जमुआई माता का मंदिर है, जो जमुआ रामगढ़ जो बांध है उस जमुआ रामगढ़ बांध के ऊपर स्थित है ये जमुआई माता का मंदिर, जिसे कच्छावा वंश की कुल देवी के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो यहां से कुछ मंदिर भी फेमस हम लोगों ने चर्चा की है। अब देखो यदि हम प्रमुख यहां पर अब बात करें, प्रमुख किलों की बात करें
कि जयपुर के कुछ प्रमुख किले कह दें, कुछ प्रमुख किले कह दें, या हम बात करें दुर्ग की, प्रमुख किले या दुर्ग की बात करें कि कौन कौन से दुर्ग हैं, क्योंकि अपनी वैभवता के कारण, इन किलों और दुर्गों की वैभवता के कारण ही तो जयपुर को कहा जाता है हेरिटेज सिटी कहा जाता है। अब यहां से अपन बात करें पूरा का पूरा, सबसे पहले अपन बात करें कि पहला दुर्ग कौन सा आता है, तो एक तो आता है जयगढ़ दुर्ग, एक तो आता है मेरे दोस्तों जयगढ़ दुर्ग की बात करें, हाँ जी जयगढ़ दुर्ग, और इसके भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा शब्दावली जो है वो हमें याद रखना है, एग्जाम में कई फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। अब देखो जयगढ़ दुर्ग की बात करें, ये जो जयगढ़ दुर्ग है इसे चिलह का टीला कहा जाता है, इसे चिलह का टीला भी कहा जाता है, और एक इसे कहा जाता है संकट मोचन दुर्ग, संकट मोचन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चिलह का जो टीला है पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित है ये, इसलिए इसको कहा जाता है चिलह का टीला। और एक हम बात करें इस जयगढ़ दुर्ग में अब क्या क्या खासियत आती हैं, तो इसका जो निर्माण की बात करें, निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा, निर्माण जो है ये मानसिंह जो प्रथम थे इसके द्वारा करवाया गया, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये भी याद रखना यहां से, वर्तमान जो स्वरूप है ये सवाई जयसिंह के द्वारा लाया गया, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जयगढ़ दुर्ग पड़ा था वर्तमान स्वरूप के कारण। एक आता है यहां पर तोप ढालने का कारखाना है, एक यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां से तोप ढालने का कारखाना है, हाँ जी यहां पर तोप बनाने का कारखाना है, और तभी तो आता है एक कि विश्व की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण दुर्ग की बात की जाती है, जयबाण तोप वो यहीं पर तो आती है। इसका मतलब है कि यदि यहां पर तोप ढालने का कारखाना है तो यहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप आती है जिसका नाम आता है जयबाण तोप। तो ये जयबाण तोप जो है वो इसी जयगढ़ दुर्ग में आती है। और एक और याद रखना 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसका खनन करवाया गया था। उनको ये लगा था यहाँ पर कि यहाँ पर कछावा वंश या यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर जो खजाना है वो दबाया गया है, और उस खजाने को ढूंढने के लिए 1975 में यहाँ पर यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा इसका खनन करवाया गया था। ये जो जयबाण दुर्ग है, जो तोप है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको एक बार चलाया गया था और इसका जो गोला था ये चाकसू में जाकर गिरा है, और वहां आज भी तालाब है। हाँ, वो तो मेरा भी देखा हुआ है। तो यहां से जयगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चिलह का किला मानसिंह ने बनवाया, वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने दिया, तोप ढालने का कारखाना है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 1975 में इसकी इंदिरा गांधी के द्वारा इसका खनन करवाया गया था मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़े। इसके अलावा अगला जो किला आता है वो किला आता है आमेर का किला। एक आता है आमेर का किला, और इसका भी अपने आप में बड़ा इतिहास है, इनका भी अपने आप में एक वैभव है। और इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था दुल्हे राय के द्वारा। दुल्हे राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस आमेर के किले में ही एक महल है जिसका नाम है आमेर महल, ये भी याद रखना, आमेर महल है, इसी दुर्ग में है आमेर महल। और आमेर के किले का निर्माण जो है ये दुल्हे राय ने करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 2013 यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची के जो है सूची है उसमें शामिल कर दिया गया था मेरे दोस्तों यहां से 2013 को आमेर के किले को। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से किला या दुर्ग है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, नहीं किया गया। उनमें से नाम आ जाता है एक आमेर का किला जयपुर, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये दो प्रमुख किले हो गए। और हम चर्चा करें यहां से, एक आ जाता है यहां से नाहरगढ़, एक आ जाता है मेरे दोस्तों नाहरगढ़। और इस नाहरगढ़ की भी अपने आप में एक वैल्यू है। और जो बच्चे जयपुर से होंगे उनको पता है कि जैसे थोड़ा सा मौसम सुहाना होता है, बारिश का मौसम होता है, शाम को बाइक उठाई कहाँ पहुंच जाते हैं, नाहरगढ़। हाँ जी, रास्ते में पड़ जाता है जल महल, उसकी वैभवता को और उसके सौंदर्य को देखते हुए कहाँ पहुंचते हैं, नाहरगढ़। और वहां जाके और उस प्रकृति का, वहां से पूरा का पूरा जयपुर ऐसे कैसे दिखाई देता है, और उस सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो इसका भी अपने आप में एक वैभव है
नाहरगढ़ का किले की बात की जाती है। और इस नाहरगढ़ के किले की बात करें तो एक तो इसे कहा जाता है जयपुर का मुकुट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो यहां से पूरा विजिबल होगा, यदि आप यहां से बैठ के देखोगे या यहां से बैठ के देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जयपुर दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है जयपुर का मुकुट कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, इसे सुदर्शनगढ़ की बात करें ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक इसे मीठड़ी का किला भी कहा जाता है, इसको मीठड़ी का किला भी कहते हैं। ये कई नाम इसके साथ आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पर एक राजा के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए गए थे। तो याद रखना, इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि माधो सिंह जो थे, माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 जो रानियां थी उनके लिए 9 महलों का निर्माण भी करवाया था यहां पर मेरा दोस्तों। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि कहां पर 9 रानियों के लिए 9 महल हैं, तो इसी नाहरगढ़ के किले में आ जाते हैं मेरा दोस्तों। क्लियर हो गया यहां से? उसके बाद में एक आ जाता है चोमू का किला। एक हम बात करें यहां से, एक आता है चोमू का किला। और इस चोमू के किले की बात करें तो यहां तो ये भी अपनी वैभवता के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर भी बहुत सारी जो अपनी मूवी बनती हैं, जो मूवियों का जो निर्माण है, फिल्मों का जो गाने हैं उनका पिक्चराइजेशन जो है यहां पर किया गया है मेरे दोस्तों। चोमू का जो किला है, और इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा, तो ठाकुर के द्वारा करवाया गया था, ठाकुर करण सिंह के द्वारा। इसका निर्माण जो है ये ठाकुर करण सिंह के द्वारा करवाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख किले आते हैं यहां पर जयपुर के अंदर, जो अपनी वैभवता के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर की तो बात ही निराली। बच्चा कह रहा सर आज तो जयपुर की तो बात ही निराली। हाँ जी, जयपुर की बात ही निराली है। राजस्थान का गौरव है, राजस्थान के बीचों बीच बसा हुआ, राजस्थान के हृदय कह सके या राजस्थान की जो नाभी कह सकते हैं, प्रशासन वहीं से चलता है। इसका मतलब अपने आप में एक विस्तृत इतिहास रखता है, अपने आप में एक विस्तृत ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रखता है ये। हाँ जी, अब देखो यहां से अगली हम चर्चा करते हैं। अब अपन बात करें यहां से कि जयपुर के अंदर कौन से वन्य जीव अभयारण्यों की बात करें, कि जयपुर में वन्य जीव अभयारण्य भी हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, जयपुर में वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहां से बात करें, एक तो आ जाता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बात करें, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बात करें। ये जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है पहले नाहरगढ़ अभयारण्य के रूप में था, बाद में इसे बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया था। पहले घोषणा की गई थी लेकिन इसका उद्घाटन बाद में हुआ था। तो कई बार यहां से कंफ्यूजन हो जाता है कि देश राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है। तो यहां पर नींव के रूप में या घोषणा के रूप में पहला जो बायोलॉजिकल पार्क आता है वो आता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और यहां पर एक और याद रखना, यहां पर राजस्थान का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला भालू रेस्क्यू जो सेंटर है वो कहां स्थापित किया गया, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। और ये भी नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है ये इन दिनों में चर्चा में है, क्योंकि यहां पर एक बाघ की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, और पूरे विश्व में कैंसर से मृत्यु होने वाला पहला जो एग्जाम्पल है वो यहीं से आता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, नाहरगढ़ की जो उद्घाटन किया गया था ये वर्ष 2016 में। एक बच्चे ने कहा कि सर नाहरगढ़ को 2016 में स्थापित किया गया था, राकेश गुजर जी कह रहे हैं। हाँ 100% जब आप इसमें जाओगे तो वहां पर पट्टी लगी हुई है कि इसका जो लोकार्पण है ये 2016 में किया गया था वसुंधरा राजे जी के द्वारा। लेकिन वो तो लोकार्पण उद्घाटन था, इसकी नींव पहले रख दी गई थी, घोषणा पहले हो गया था 2016 से पहले। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका था कि राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क या नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, जयपुर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक यहां पर आता है जयपुर चिड़ियाघर। जयपुर चिड़ियाघर की बात करें, जयपुर जंतुआलय की बात करें, जयपुर चिड़ियाघर की बात करें, जयपुर जू की बात करें, और इसको भी अब नाहरगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी अपने यहां पर जीवों की जैव विविधता के कारण फेमस है। और इस जयपुर चिड़ियाघर की बात करें, जयपुर जंतुआलय की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, और ये राजस्थान का पहला जंतुआलय है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये राजस्थान का पहला जंतुआलय जिसकी स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी।
सवाई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एक चीज और याद रखना, इस जयपुर चिड़ियाघर में यहां पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है। यहां पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र की बात करें तो यहां पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा इस जयपुर में और भी वन्य जीव अभयारण्य है। जैसे एक आ जाता है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य की बात की जाती है मेरे दोस्तों, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, और ये भी जयपुर में स्थापना हो गई थी 1982 में। इसके अलावा यहां पर इस जयपुर में 2 मृगवन भी हैं। जयपुर के अंदर 2 मृगवन भी आते हैं। एक मृगवन की बात करें तो एक तो आता है संजय उद्यान, ये जो है ये शाहपुरा में है। शाहपुरा जयपुर में ही आता है, शाहपुरा जयपुर में है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक आ जाता है अशोक उद्यान, और ये जो अशोक उद्यान है ये जयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना जो है ये भी की गई थी 1986 में। तो ये भी याद रखना। यहाँ पर यदि पार्क की यहाँ पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर जंतुआलय है, तो यहाँ पर जमुआ रामगढ़ अभयारण्य भी है। इसके अलावा जयपुर के अंदर 2 मृगवन आते हैं मेरे दोस्तों, एक संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर 1986 और दूसरा आता है अशोक उद्यान जयपुर 1986। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे राजस्थान में 7 मृगवन आते हैं, उनमें से 2 कहां पर आ गए, जयपुर के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और हम चर्चा करें, यहां से एक आ जाता है यहां से कि जयपुर के प्रमुख उद्यानों की बात करें। जब उद्यान की ही बात चल पड़ी, मृगवनों की बात चल पड़ी, तो जयपुर में कुछ उद्यान भी हैं, बाग भी हैं, यहाँ पर बगीचे भी हैं। तो जयपुर में कौन कौन से प्रमुख बाग हैं उनकी भी बात करें। हाँ, जयपुर डायरेक्टरेट के पास है मेरे दोस्तों। हाँ जी, शिशुपाल जी कह रहे हैं कि सर जयपुर डायरेक्टरेट के पास है। हाँ शिशुपाल जी, राइट, सही कहा। सी स्कीम में, हाँ, वहाँ पर खूब घूमे हैं। उन गलियों से वो कई बार याद भी आती हैं। जब आपको पढ़ाते हैं, जब आप ये कहते हो, तो वो गलियाँ फिर हमें भी थोड़ी थोड़ी याद आ जाती हैं। अब देखो यहाँ से उद्यान भी यहाँ पर इस जयपुर में, अब कौन कौन से उद्यान है यहाँ पर, जैसे एक तो आता है रामबाग उद्यान, एक तो आता है मेरे दोस्तों रामबाग उद्यान। हाँ जी, रामबाग उद्यान आता है। एक आता है मेरे दोस्तों विश्व वृक्ष उद्यान, विश्व वृक्ष उद्यान। और ये जो उद्यान है ये झालाना डूंगरी में है। झालाना डूंगरी जो है जयपुर में, यहां पर है विश्व वृक्ष उद्यान। इसके अलावा एक आ जाता है सिसोदिया रानी का, सिसोदिया रानी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर जयपुर में। एक आ जाता है विद्याधर का बाग, विद्याधर का बाग, विद्याधर जो भट्टाचार्य था उनके भी समर्पित एक बाग है, वो आ जाता है विद्याधर का बाग। इसके अलावा एक आता है रामनिवास बाग, रामनिवास गार्डन भी हम लोग कहते हैं, रामनिवास बाग, या इसको आप लोग रामनिवास गार्डन भी कहते हो। हाँ जी, और इसकी स्थापना जो है ये सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाई गई थी। सवाई राम सिंह जो द्वितीय था उनके द्वारा स्थापना करवाई गई। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरे दोस्तों, उनकी बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है। हाँ जी मेरे दोस्तों। अब एक बच्चे ने कहा सर वो गलियां क्यों याद आती हैं, क्योंकि वहीं तो पढ़ाई की थी, कॉलेज में वहीं थे। हाँ जी, कॉलेज में तो वहीं थे। हाँ जी, तो यहाँ पर रामनिवास बाग सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया। और एक यहाँ पर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भी है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आ जाता है यहाँ पर कनक वृंदावन। कनक वृंदावन जो है ये भी बड़ी घूमने की जगह है। जब श्रावण मास की बात करें, इस श्रावण मास के मौसम में जब बारिश हो रही होती है और जब घूमने का जी करता है, तो कनक वृंदावन जो है ये भी अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो कनक वृंदावन की भी बात करें, ये भी यहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों। तो ये आते हैं प्रमुख, ये हैं प्रमुख यहाँ के बाग। उसके बाद अब हम चर्चा करें यहाँ से, अब यदि हम बात करें यहाँ से प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करते हैं कि जयपुर में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं,
क्योंकि सबसे अधिक विदेशी जो पर्यटक हैं वो कहां पर आते हैं, राजस्थान में जयपुर में, और उसके बाद उदयपुर में। तो जब जयपुर में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इस जयपुर की जो स्थापत्य कला की बात करें या यहाँ की प्राकृतिक मनोहरता की बात करें, वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उन्हीं में से एक नाम आता है मेरे दोस्तों, हवा महल की बात की जाती है। और यहाँ पर हवा महल के निर्माण की बात करें, अब इसके एक वैल्यू को समझना, यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा वर्ष 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। हाँ जी, अब और आगे बढ़े थोड़ा सा। यहाँ ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है। हवा महल की बात करें, ये 5 मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है मेरे दोस्तों। और यहां से बात करें तो इसके जो वास्तुकार थे, इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार आते हैं लालचंद उस्ताद। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद जो हैं इसके वास्तुकार थे। और इसके अंदर 953 खिड़की व 365 झरोखे हैं। याद रखना झरोखे क्यों थे, ताकि यहां पर जो है वो 365 इसलिए थे क्योंकि साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो हर दिन एक झरोखे से होकर गुजरे, इसलिए इसमें कितने झरोखे बनाए गए, 365 झरोखे बनाए गए थे। और ये जो हर एक मंजिल है, 1 मंजिल, 2, 3, 4 और 5, हर एक मंजिल का अपने आप में एक नाम है। हर एक मंजिल को अलग नाम से जाना जाता है। क्या नाम आता है? एक यहां पर अलग अलग मंजिलों के अलग अलग नाम है। एक तो आता है मेरे दोस्तों शरद मंदिर, एक का नाम आता है शरद मंदिर, एक मंजिल का नाम है। एक का नाम है रतन मंदिर, एक का नाम है रतन मंदिर। एक का नाम आता है मेरे दोस्तों विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। एक का नाम आता है मेरे दोस्तों प्रकाश मंदिर, और एक का आता है प्रकाश मंदिर, और एक का आता है मेरे दोस्तों हवा मंदिर। तो यहां पर ये 5 मंजिलें हैं और हर एक मंजिल का अलग अलग नाम आता है। हाँ जी, क्या बात है अजय कुमार, आपने तो दिल को छू लिया भाई। ऐसा कमेंट्स कर दिया कि सर वो जगह याद आती, कि हाँ पक्का याद आती, क्यों नहीं आती जब 10-12 साल उस जयपुर में गुजारे हैं। हाँ जी, चलो देखो, तो इसको ये जो हर मंजिल है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। हाँ अजय कुमार जी, अब देखो और आगे बढ़ें कि सर और कौन से स्थान हैं जो पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करते हैं। तो इनमें से अब बहुत सारे स्थान और आपके सामने हैं। जैसे एक तो आ जाता है सिटी पैलेस। एक कौन सा आता है मेरे दोस्तों? सिटी पैलेस की बात करें, और इसके साथ भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या आ जाता है सिटी पैलेस के साथ, उसकी बात करें। सबसे पहले यदि हम बात करें निर्माण की, तो निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। निर्माण जो है ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, और इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य जी थे मेरे दोस्तों। और यहां पर याद रखना, एक यहां पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। हाँ जी, विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन कहां पर रखे हुए हैं? इसी सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं। और ये जो सिटी पैलेस है, ये सिटी पैलेस 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। सिटी पैलेस सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे, और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। और उन चांदी के बर्तनों का भी अपने आप में एक इतिहास है जो कभी आप लोग इतिहास में पढ़ते भी होंगे। उसके बाद में एक आ जाता है यहाँ पर, एक आ जाता है जंतर मंतर वेधशाला। एक फेमस यहाँ पर जंतर मंतर वेधशाला की बात करें, वेधशाला, कई बार तो ये भी एग्जाम में आता है कि जंतर मंतर क्या है, ये मौसम वेधशाला है मेरे दोस्तों। और यहां से इसके आधार पर मौसम की या वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। तो ये मौसम वेधशाला है, जंतर मंतर की बात की जाती है। और याद रखना, इस जंतर मंतर की बात करें, यदि हम बात करें किसकी, जंतर मंतर की बात करें कि सर इस जंतर मंतर का जो निर्माण है किसने करवाया, या यहाँ पर और क्या आ जाता है, तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा। इसका जो निर्माण है ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। और जंतर मंतर की बात करें तो वर्ष 2010 में
इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसे विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था वर्ष 2010 के अंदर। इसके अलावा एक और याद रखना, ये जो ऐसी जंतर मंतर वेधशालाएं 4 और हैं, और कहां पर हैं? दिल्ली में है एक उज्जैन में है, एक है मेरे दोस्तों उज्जैन में, एक आती है वाराणसी और एक आती है मथुरा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 5 जंतर मंतर वेधशालाएं हैं, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर, और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ष 2010 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में एक आता है मेरे दोस्तों हवा महल, एक आता है यहां पर, सॉरी, जल महल की बात करें, हवा महल तो हो गया, अब हम जल महल में घूम लेते हैं थोड़ा सा। हवा महल में घूम के आ गए, बारिश का मौसम है, श्रावण मास का मौसम है और बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा नहा भी लो, जल महल में भी घूम लेते हैं। हाँ जी, अब देखो जल महल की बात करें, ये जो जल महल है इसका निर्माण मानसागर झील में है। यहां पर जो झील का नाम है, इस झील का नाम है मानसागर झील। तो मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया गया है, और किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये 3 भी प्रमुख स्थान आते हैं, सिटी पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला और जल महल। ये भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मानसागर, या कई बार नाम आता है मानसरोवर, कई जगह आपको मानसरोवर भी मिल जाएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, मानसरोवर भी मिल जाएगा, मानसागर भी आपको नाम यहां से मिल जाएगा कि यहां पर यह झील स्थित है, मानसागर या मानसरोवर, लेकिन सही नाम आता है मानसागर झील। और ये थे वो स्थान जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा अब और आगे बढ़ें थोड़ा सा, एक यदि हम शिक्षा की बात करें, किसकी बात करें? शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जयपुर जो है वो काफी आगे है, और राजस्थान का पहला जो विश्वविद्यालय था वो जयपुर में ही स्थापित किया गया था, राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से। पहला जो विश्वविद्यालय था ये राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जयपुर में स्थापित किया गया था 1947 में, और बाद में इसका नाम क्या कर दिया? राजस्थान विश्वविद्यालय। और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो इसने जो राजस्थान की राजनीति है उसमें काफी बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो यहां से निकल के आए हैं। तो ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय की बात करें, वो भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा करें, अब हम बात करते हैं सभ्यताओं की। अब हम चर्चा करें यहां से सभ्यताओं की बात करें कि जयपुर में कुछ सभ्यताएं भी पाई गई हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, सभ्यताओं की भी बात करें तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का नाम है बैराठ सभ्यता। हाँ जी, बैराठ सभ्यता नाम आती है। ये जो बैराठ सभ्यता है ये बाणगंगा नदी के किनारे पर है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है बैराठ सभ्यता की बात करें। और यहां से एक आता है कि इस बैराठ सभ्यता की सबसे पहले जो खोज का नाम आता है कि सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने सबसे पहली इसकी खोज की गई थी। और एक इसी के किनारे पर, इसी बैराठ सभ्यता के पास एक स्थान आता है जिसका नाम है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी मेरे दोस्तों। हाँ जी, बीजक की पहाड़ी। और इस बीजक की पहाड़ी से एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। तो ये भी आपको याद रखना है कि बैराठ सभ्यता जयपुर में है और बाणगंगा नदी के किनारे पर है, और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसी के नजदीक एक बीजक की पहाड़ी और है, और वहां पर भाब्रू शिलालेख मिला है जिसका संबंध सम्राट अशोक से है, या इसका संबंध यहां से बौद्ध धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है, ऐसा भी आता है। तो एक सभ्यता तो हो जाती है बैराठ सभ्यता। इसके अलावा और भी यहां पर है, एक आती है यहां पर जोधपुरा सभ्यता। जयपुर में एक जोधपुरा सभ्यता भी है, और जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये साबी नदी के किनारे पर है। हाँ जी मेरे दोस्तों, साबी नदी के किनारे पर एक सभ्यता और भी आती है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता, बीजक की पहाड़ियां। उसके बाद में इसके अलावा और भी सभ्यता आती हैं। एक आ जाती है नालिया सर की सभ्यता, नालिया सर की सभ्यता।
और नालियासर की जो सभ्यता है वो सांबर में आती है, सांबर में है नालियासर की सभ्यता। यदि आप कभी सांबर झील को पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते भी होंगे, उसमें नदियां भी आके गिरती हैं, तो उसमें कुछ नाले भी आकर गिरते हैं, जैसे झपोक का नाला है, नलियासर का नाला है। तो वो जो नलियासर का नाला है उसके नजदीक है, उसके ऊपर एक सभ्यता जिसको कहा गया है नलियासर की सभ्यता। इसके अलावा और हम बात करें कि और भी सभ्यता है कि यहाँ पर, तो एक आ जाती है किराड़ोत सभ्यता, एक यहाँ पर आती है मेरे दोस्तों किराड़ोत सभ्यता भी है यहाँ पर, किराड़ोत सभ्यता। तो जयपुर के अंदर 4 सभ्यताएं आ जाती हैं, कौन कौन सी? बैराट सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, नालियासर की सभ्यता और किराड़ोत की जो सभ्यता है वो यहाँ पर आती है। ये हो गई सभ्यता की चर्चा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब देखो ये जो पिक्चर है ये संबंध आता है ब्लू पोट्री का, इसका संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। तो अब हम बात करें थोड़ी सी हस्तशिल्प कला की बात करें, हस्तशिल्प कला की। जो जयपुर है ये अपने हस्तशिल्प कला के लिए भी फेमस है और यहाँ पर बहुत सारी हस्तशिल्प कलाकारी जो है वो यहाँ की प्रचलित है। जैसे एक तो यहाँ पर आ जाती है मेरे दोस्तों ब्लू पोट्री की बात की जाती है, और जो ब्लू पोट्री है इसकी यदि हम पूरी की पूरी चर्चा करें तो इसका जो विकास है वो राम सिंह के शासन काल में हुआ है। इनका विकास जो है राजा, यहाँ पे जो राजा थे राम सिंह, उनके शासन काल में हुआ है और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व विख्यात बनाने में जो नाम जाता है वो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत का। कृपाल सिंह जो शेखावत हैं उनके प्रयासों से ये जो ब्लू पोट्री है पूरे विश्व में विख्यात हुई थी मेरे दोस्तों। तो यहां से चीजें आ जाती है, तो ब्लू पोट्री। इसके अलावा और हस्तशिल्प कला की बात करें तो यहां पर एक आती है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक आती यहां से बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट की बात करें ये भी जयपुर की फेमस है। इसके अलावा हस्तशिल्प में बात करें तो एक आ जाती है यहाँ पर पाव रजाई की बात करें, और पाव रजाई भी जयपुर की फेमस है मेरे दोस्तों। हाँ जी, जीआई टैग मिला हुआ, ब्लू पोट्री को जीआई टैग मिला हुआ। राइट, क्या बात है? इसका मतलब पुरानी जो बातें हैं वो आपको 100% याद हैं, जीआई टैग मिला हुआ इसको। वेरी गुड। हाँ जी सरवन जी पक्का, खरबासरा जी पक्का। इसके अलावा एक और देखो यहां से और हम बात करें, एक आ जाती है यहां पर मुरादाबादी। मुरादाबादी जो कला है या कार्य है वो भी यहाँ का फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर लहरियों का कार्य, लहरियों का कार्य भी किया जाता है। महिलाओं के ओढ़नी के रूप में आते हैं लहरिये, इनका भी काम जो है वो बड़ा फेमस है मेरे दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा इस जयपुर में हाथी दांत का जो कार्य है, हाथी दांत का जो कार्य है ये भी फेमस है। और सबके सब क्या आते हैं? हस्तशिल्प कला में आ जाते हैं। एक यहाँ पर बंदेज का कार्य भी किया जाता है, बंदेज कार्य भी यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इस जयपुर में संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ की फेमस हैं। संगमरमर फेमस कहाँ का है? मकराना नागौर का। लेकिन संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की फेमस हैं? तो वो है फेमस जयपुर की। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रॉफियां होती हैं, ट्रॉफियां याद रखना, विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी जो ट्रॉफी है वो जयपुर में ही निर्मित की गई थी। हाँ जी, वर्ष 1999 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान जयपुर जो है इस रूप में फेमस हुआ था, क्योंकि उस दौरान की जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसका जो निर्माण है वो जयपुर में किया गया था। उसके बाद पूरे विश्व में फेमस हुआ और यहाँ की जो ट्रॉफियां हैं ये भी फेमस आती है मेरे दोस्तों। तो ये जो सब हस्तशिल्प का कार्य है वो भी जयपुर में किया जाता है। इसके अलावा यदि हम और यहाँ से तथ्यों की बात करें, इसके अलावा यदि हम और यहां से तथ्यों की बात करें कि और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब देखो यहां से इसके अलावा जयपुर में कुछ अकादमियां भी हैं, जयपुर में कुछ अकादमियां भी हैं जिनका संबंध आता है और ये भी अपने को याद रखनी है। बंदेज का कार्य भी किया जाता है, लहरियों का भी कार्य किया जाता है। हाँ जी, अब देखो यहां पर कुछ अकादमियां भी आती हैं। जैसे एक तो आ जाती है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की बात करें कहां पर है? जयपुर के अंदर है। एक हम बात करें यहां से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। एक आ जाए कि राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की बात करें, अकादमी ये भी कहां पर है? जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी की बात करें ये भी कहां? जयपुर में। एक आ जाता है यहां से राजस्थान ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की बात करें तो ये भी जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान संगीत अकादमी की बात करें
ये भी जयपुर में है। और राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करें तो ये भी कहां पर है, जयपुर में है। तो एग्जाम में ये भी याद रखना है कि राजस्थान पुस्तक मंडल, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ब्रिज भाषा, उर्दू भाषा, ललित कला अकादमी, संगीत अकादमी और सिंधी अकादमी की बात करें, ये सब की सब अकादमियां भी जयपुर के अंदर है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम चर्चा करें यहां से सर और क्या क्या विशेष आता है, तो यहां से देखो एक आता है यहां से एशिया की पहली सोने की, एशिया की पहली सोने की जो टकसाल है, सोने की टकसाल, वो भी कहां पर है, जयपुर में है। एग्जाम में आया हुआ है कि एशिया की पहली सोने की टकसाल कहां पर है, जयपुर में है। इसके अलावा हम बात करें यहां से एक कि देश का पहला प्रथम वर्ल्ड ट्रेड पार्क की बात करें, ये भी कहां स्थापित किया गया है, जयपुर में। और जो जयपुर के बच्चे होंगे वो तो खूब घूमते होंगे, वहां पर जाते भी होंगे, सर ऐसे घूम के आ जाते हैं, खरीदना कुछ है नहीं, बोले चले आए बस मजे से मारने, ऐसा होता था। वहीं पर एक गौरव टावर भी है और कॉलेज के जमाने में ऐसे करते थे। अब वहां जाते हैं, बस देख के आते हैं, फुहारे वार, वहां की लाइटिंग बड़ी फेमस है। तो जयपुर में जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ये देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ये भी यहां पर आता है। इसके अलावा और हम बात करें एसएमएस स्टेडियम की बात करें, ये भी जयपुर में है। और विश्व का तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, वो भी जयपुर में बनाया जा रहा है। इसके अलावा और हम बात करें तो देश का पहला वैक्स वार म्यूजियम की बात करें, ये भी जयपुर के अंदर है। इसके अलावा यहां से अपन बात करें राज मंदिर सिनेमा हॉल, हाँ जी राज मंदिर सिनेमा हॉल, अब ये भी यहां पर फेमस है, सिनेमा हॉल। एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ये राज मंदिर सिनेमा हॉल कहां पर है, ये भी जयपुर में है। और यहां पर फिल्म देखने की जो अनुभूति, जो नजारा है, जो अपने आप की जो फीलिंग आती है, वो भी अलग ही है। तो राज मंदिर सिनेमा हॉल कहां पर है, जयपुर में है। एक याद रखना यहां पर देश का पहला हाथी गांव की बात करें, हाथी गांव, और ये यहां पर है कुंडा गांव आमेर में। देश का पहला हाथी गांव जो है ये कुंडा गांव आमेर जयपुर में है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम तथ्यों की बात करें यहां से तो देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की बात करें, वो भी यहां पर है मुहाना मंडी। जो मुहाना मंडी है ये देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। इसके अलावा और हम बात करें कि देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग की बात करें, दूध पैकिंग जो स्टेशन है ये भी जयपुर के अंदर है। और कहां पर, कोटपूतली में। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कोटपूतली के अंदर है। हाँ जी, देश का पहला प्लाज्मा बैंक। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, गधों का मेला, ऐसे सेंट्रल पार्क, क्या बात है, मैंने देखी थी सर हाउसफुल 4, क्या बात है जी सर। हाँ, तो ऐसे तो करंट जीके के साथ हम जोड़ते चले जा रहे हैं कि देश का पहला जो ब्लड बैंक है वो भी जयपुर में था। ऐसे कुछ चीजें तो हम रेगुलर पढ़ते भी जा रहे हैं, यहाँ से हम महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं। इसके अलावा और हम बात करें यहाँ से तो यहाँ पर राज्य का प्रथम महिला विधि विश्वविद्यालय की बात करें, ये भी जयपुर में ही है विद्यालय, और जिसका नाम है महात्मा ज्योतिराव फूले विधि विश्वविद्यालय। ये राज्य का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यहां पर पक्षी हॉस्पिटल भी है, पक्षी चिकित्सालय भी है। राज्य का पहला हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल जो है पक्षी हॉस्पिटल, ये जोहरी बाजार में है, जोहरी बाजार में है, ये भी यहीं पर है। इसके अलावा प्रथम महिला पोस्ट ऑफिस की बात करें, प्रथम महिला पोस्ट ऑफिस, ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों, जयपुर के अंदर ही है। यदि हम बात करें प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, तो ये रोजगार कार्यालय जो है ये भी जयपुर के अंदर है। और ये तो एग्जाम में आया भी है कि राजस्थान का पहला महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहां की गई थी, तो ये भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और हम चर्चा करें यहां से सर और क्या आ जाता है, इसके अलावा और देखो यहां से एक आ जाता है इंदिरा गांधी का मंदिर। देश का पहला इंदिरा गांधी मंदिर जो है
इंदिरा गांधी का मंदिर, वो भी जयपुर के अंदर है। और कहां, तो सर अचरोल के अंदर है। अचरोल में इंदिरा गांधी का पहला मंदिर है मेरे दोस्तों। हाँ जी। इसके अलावा यदि हम बात करें राज्य की पहली हाईटेक लाइब्रेरी, राज्य की पहली हाईटेक लाइब्रेरी की बात करें, ये भी जयपुर के अंदर है। एक यदि हम बात करें राज्य का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है, वो भी जयपुर में है, नया गांव। नया गांव, सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर में, ये भी यहीं पर है मेरे दोस्तों। हाँ जी। राज्य का पहला महिला रेलवे स्टेशन, पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन, वो भी कहां पर है, जयपुर के अंदर ही है मेरे दोस्तों। हाँ जी। प्रथम दंत विश्वविद्यालय, ये भी जयपुर में है। इसके अलावा एक और याद रखना यहां से, जो राजस्थान में जो जयपुर परकोटा है, जयपुर परकोटे की बात करें, ये जो जयपुर परकोटा है इसे 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की धरोहर सूची में यह भी शामिल करना कि जो जयपुर परकोटा था इसे 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की जो हेरिटेज सिटी उसमें शामिल कर लिया गया है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें तो यहां पर गुड़िया संग्रहालय भी है, जयपुर में एक गुड़िया संग्रहालय भी है। हाँ जी, गुड़िया संग्रहालय भी है। और राजस्थान की पहली जो मेट्रो है, राजस्थान की जो पहली मेट्रो है उसका संचालन भी जयपुर में किया गया था। टाटियावास टोल टैक्स जो है ये पहला पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित टोल टैक्स है, ये भी जयपुर के अंदर है। हाँ जी, पूरा का बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको हम और भी आगे जो जितनी करंट होंगे उनके साथ जोड़ते हुए हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, गोनेर का गणेश मंदिर वहां भी देखे हुए हैं। गोनेर जो है जयपुर सीतापुरा से जब हम ला जाते हैं गोनेर में, तो गोनेर का जो गणेश मंदिर है वो भी बहुत फेमस है। क्या बात है, गौरव जी ने कहा सर गोनेर का जगदीश मंदिर जी, हाँ जी, वो भी वहां पर फेमस है। तो यहां से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जयपुर में। इसके अलावा जगदीश महाराज जी का मंदिर भी है। डोल म्यूजियम की तो हमने बात कर ली बेटा, मधु सुथार जी, डोल म्यूजियम जो गुड़िया जो है संग्रहालय, इसकी तो हमने बात कर ली यहां से। तो ये सब का सब चीजें जो यहां से आ जाती हैं। अब हम बात करें, अब थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा है इसके आधार पर कुछ प्रश्नावली की भी बात कर लेते हैं। अब देखो यहां से अपन चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है, आमेर के कच्छाओं की कुलदेवी मानी जाने वाली जमुआई माता के मुख्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? क्योंकि जयपुर से संबंधित है तो यहां से हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। तो जयपुर आमेर के जो कच्छाओं वंश की जो कुलदेवी है जमुआई माता, इसके मुख्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फटाफट से जवाब देना। सर ये क्वेश्चन तो महिला सुपरवाइजर में आया था। हाँ जी, मैंने कहा ना आपके राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, बस आप क्लास के साथ जुड़िए रहेगा। राजस्थान करंट अफेयर संबंधित एक भी बाहर नहीं जाएगा, 100% कह रहा हूं, एक भी बाहर नहीं जाएगा मेरा दोस्तों। और ये निर्माण करवाया था दुल्हे राय के द्वारा। किसके द्वारा? दुल्हे राय के द्वारा मेरा दोस्तों। यहाँ के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो शख्सियत हैं वो तो बाकी ही रह गई हैं, उनको भी हम एक दिन चर्चा और भी करेंगे, चिंता ना करो, उनके ऊपर भी हम चर्चा अभी बाकी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह था जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ बांध के ऊपर है और इसका जो मुख्य अब वर्तमान जो है, किसकी बात कर रहे हैं, जो इसका जो मुख्य मंदिर है इसका निर्माण दुल्हे राय के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित जयगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? जयगढ़ दुर्ग की बात करें, इसका जो वास्तविक जो निर्माण था ये जयसिंह, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और सवाई जयसिंह के जो प्रसिद्ध जो वास्तुकार थे उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे मेरे दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर जो भट्टाचार्य थे वो जयगढ़ दुर्ग के वास्तुकार थे। और जयगढ़ दुर्ग की बात करें, यह था जयगढ़ दुर्ग। उसके बाद में अगला था, निम्न में से किसने हवा महल की आकृति की तुलना श्री कृष्ण के मुकुट से की थी? हवा महल की बात करें, जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भगवान जो कृष्ण है उन भगवान कृष्ण का जो मुकुट है वैसा है। और इसे किसने कहा था कि भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा है? तो भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा बताया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया था मेरे दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा है।
उसके बाद हम चर्चा करें जंतर मंतर वेधशाला को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल श्रेणी में शामिल किया गया। जो जंतर मंतर है इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और कब शामिल किया गया था, तो इसकी चर्चा हो जाएगी। वर्ष 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर आने वाले राज्यों की राजधानियों के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको राज्यों की स्थिति, जिलों की स्थिति के आधार पर होगा। और यदि 100% बता रहा हूं, अब जो एग्जाम आते हैं वहां पर इनकी लोकेशन के आधार पर पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, ये अपना भारत है, पूछा है राजधानी। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले राजधानी आ जाती है गुजरात की गांधीनगर। उसके बाद और आगे चले तो यहां पर राजधानी आ जाती है जयपुर। यहां पर राजधानी आती है मेरे दोस्तों जयपुर। थोड़ा सा और आगे चलें तो फिर यहां पर राजधानी आ जाती है किस राज्य की, त्रिपुरा की, त्रिपुरा। और उसके बाद यहां पर राजधानी आती है मेरे दोस्तों मिजोरम की। किसकी आती है, मिजोरम की बात की जाती है। तो यहां पर इसके ऑप्शन के आधार पर जो था वो था गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे जो स्टेट है उसके जिलों की स्थिति को दर्शाता है, जो अपना नेशन है उसके स्टेटों की स्थिति को दर्शाता है। और कई बार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फटाफट से क्विक रिवीजन की बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ा था। अपने आप को एनालिसिस करने का समय है कि आप लोगों को कितना वो याद है। पहला था, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनमें से किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था टीना डाबी, राजस्थान से। हाँ जी, टीना डाबी राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी है, अवैतनिक सलाहकार है 2020 से लेकर के 2023 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर राज्य सेवा अधिकारी को ही नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के कितनी संख्या निर्धारित है, तो वो अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। क्या बात है, सभी का सही जवाब आ रहा है। हाँ जी, सभी का सही जवाब आ रहा है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कितने शपथ दिलाएगी, तो किसके द्वारा दिलाई गई थी, उपराष्ट्रपति। क्योंकि इन सदस्यों को राज्यसभा के सभापति शपथ दिलाते हैं और राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं यहां से मेरे दोस्तों। उसके बाद था, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री जीवा भाई का निधन राष्ट्र शोक का कारण रहा है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इनका संबंध था डूंगरपुर से। भोगीलाल पांड्या जी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा देगराय माता मंदिर ओरन कहां पर स्थित है, तो देगराय माता ओरन जो है ये जैसलमेर में है मेरे दोस्तों, जैसलमेर में। उसके बाद हाल ही में राजस्थान में सरपंच तथा पार्षद चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पूर्व में सरपंच के सामान्य सीट चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या थी, तो वो शैक्षणिक योग्यता थी 8वीं पास सामान्य के लिए, सरपंच के लिए, और SC ST के लिए थी 5वीं पास। लेकिन वर्ष 2019 संशोधन विधेयक लाया गया और अब इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में 12 जिले के किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किस जनजाति का निवास है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों सहरिया जनजाति यहां पर पाई जाती है और सिर्फ इन्हीं दो तहसीलों में पाई जाती है। एनीमिया मुक्त करने के प्रयासों में वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो ये स्थान आता है 26वां स्थान। कौन सा स्थान आता है, 26वां स्थान आता है। 29 अगस्त 2019 को राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 29 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट के द्वारा अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया गया था।
और लास्ट था विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका का विमोचन किस स्थान पर किया गया। तो देश की पहली जो महिला क्रिकेट पत्रिका है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका है, इसका विमोचन जो है ये जयपुर से किया गया था। और इसके कवर पेज के ऊपर स्मृति जो मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है, उसको कवर पेज पे स्थान दिया गया था। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स भी करना। और हाँ, बड़े मनोयोग के साथ पढ़ा करो, क्योंकि सफलता का जो लक्ष्य है वो बड़ा कठिन है। जो सफलता का जो मार्ग है, वो सफलता लक्ष्य का जो है वो बड़ा कठिन है, मार्ग बड़ा कठिन है। बस चलने की देरी है। यदि आप चल पड़े, आपने ठान लिया, तो आप 100% सफलता की ओर बढ़ जाओगे और सफलता आपके पैरों में आके गिरेगी। तो मिलते हैं हम कल परसों मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।